गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 24 जुलाई है। आज हम 23 जुलाई के जो पीआईबी के आर्टिकल है उनका हम डिस्कशन करेंगे। देखो, आज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे आर्टिकल थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये वाला जो हमारा पुराना वाला पैटर्न है उसी के अंदर ही लेके चलूं, क्योंकि उसके इसके अंदर थोड़ा आसानी रहती है मेंस के लिए। तो क्या है, देखो, आज 15 आर्टिकल हैं। दो पुराने हैं, परसों के आर्टिकल हैं, क्योंकि जो पीआईबी बैकग्राउंड की न्यूज़ थी वो थोड़ी लेट अपडेट हुई थी, और एक दो आर्टिकल लेट अपडेट हुए थे उसके अंदर। तो 15 आर्टिकल हैं। देखो, इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, वो एक एक करके हम देख लेंगे कौन कौन से आर्टिकल है। यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो, आज पहला आर्टिकल है ये एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मान लो आप एक एनजीओ खोलना चाहते हो, लेकिन आप एनजीओ के अंदर विदेशों से फंडिंग वगैरह चाहते हो, आपके पास में खुद की फंडिंग है नहीं, और बाहर से फंडिंग चाहते हो, तो डायरेक्टली आप नहीं ले सकते। पहली बात तो ये है कि आपको 3 साल तक, 3 ईयर तक आपको उसका पंजीकरण किए हुए होना चाहिए। फिर उसके अंदर एसबीआई की एक ब्रांच है, वहीं से ही आप है ना अकाउंट वगैरह खोल सकते हो, और दिल्ली के अंदर ब्रांच है एसबीआई की, एक डेजिग्नेटेड ब्रांच है, उसी के थ्रू आप है ना उसको फंडिंग को मंगा सकते हो, क्योंकि सरकार की रेगुलेशन के लिए वो थोड़ा सा आसान रहता है। फिर देखो, उसके बाद में 20% आपको वो जो खर्च है उसका सिर्फ 20% ही है, वो आप प्रशासनिक वे जो वेतन वगैरह हैं उनके अंदर खर्च कर सकते हो। बाकी पहले क्या करते थे, विदेशों से फंडिंग मंगा ली है, और लेकिन है ना उसके बाद में अपने वेतन वगैरह के अंदर या डेली जो रूटीन के खर्चे हैं उनके अंदर 50% तक दिखा दिया जाता था। तो अब क्या है, उसको कम कर दिया है, 20% कर दिया है, तो ये 20% तक खर्च हो सकते हैं। देखो, ये फॉरेन फंडिंग है, तो ये एनजीओ क्या करते हैं कि मतलब देश विरोधी गतिविधियों में, या फिर ऐसे भी है ना कई एनजीओ हैं जो ऐसे लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि अभी नीट प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके अंदर भी काफी सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ा असल में होता है, थोड़ा बहुत होता है, हर एक में नहीं है एनजीओ के अंदर भी, लेकिन काफी ये शिकायतें पहले आई हुई हैं। तो ये लगभग एक्ट बना था 1974 के समथिंग बना हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अभी क्या है कि इसके अंदर संशोधन किया जा रहा है, 2026 के अंदर संशोधन किया जा रहा है, तो उसके लिए प्रावधान वगैरह कुछ ये दिए हुए हैं, पुराने वाले एक्ट की कुछ बातें बता रखी हैं, ये सारी बातें बताई हुई हैं। तो हम देख लेते हैं और क्या है इसमें। देखो देखो देखो, कम से कम 3 साल से वो कार्यरत हो, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में एसबीआई की जो दिल्ली मुख्य शाखा है, वहां से ये ना आप उसके अंदर फंडिंग मंगवा सकते हो, यदि फॉरेन से फंडिंग आपको चाहिए एनजीओ के अंदर। 20% प्रशासनिक व्यय कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। फिर वो जो एनजीओ है उसको वार्षिक रिटर्न वगैरह है ना वो जारी करना पड़ेगा, हर साल अपना वार्षिक रिटर्न दिखाना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे खर्च किया, क्या क्या किए। फिर उसके बाद में वैधता और नवीनीकरण, जैसे एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र है ना, वो 5 साल के लिए वैध होगा। 5 साल के बाद में आपको वापस रीज रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है, वापस रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अपात्र श्रेणियां, जैसे मतलब चुनावों के उम्मीदवार हो गए, या फिर जो कैंडिडेट हो गए, राजनीतिक पार्टी वाले हो गए, या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, विधानसभा के सदस्य हैं, न्यायाधीश हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट, रिपोर्ट वाले जो संपादकीय हैं, तो ये सब लोग हैं, तो ये विदेशी अंशदान है ना ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि ये इन्होंने भी यदि एनजीओ खोल रखा है तो ये बाहर से फंडिंग नहीं ले सकते हैं, ये भी इसके अंदर प्रावधान था। ठीक है, ये 5-6 प्रावधान आपने देख लिए होंगे, नोट्स के अंदर लिख लेना। तो 2026 के अंदर देखो, अभी जो प्रावधान किया गया है, जो नया संशोधन किया जा रहा है, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े ये बता रखे हैं, इसको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे फाइनल आएगा उस टाइम पे आप देखना इसको। ठीक है, तो अब देखो, पहली बात तो है कि नामित प्राधिकरण है, उसके अंदर है ना आपकी जो परिसंपत्तियां हैं वो निहित होंगी। यदि आपने आपका पंजीकरण वगैरह रद्द कर दिया जाता है एनजीओ का, तो उसके बाद में नामित प्राधिकरण है, उसके पास में वो पंजीकृत आपकी जो संपत्ति है तो वो रहेगी, और बाद में ये उनको बेच के भारत की संचित निधि है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद धार्मिक स्थलों का संरक्षण है, कि मतलब इसके अंदर जो नामित प्राधिकरण है तो वो धार्मिक स्थलों के स्वरूप संरक्षित करना है ना इनके अंदर अनिवार्य होगा। फिर दंड और तर्कसंगत, जैसे मतलब 5 साल से घटा के अब एफसीआरए के उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास है उसको 1 साल कम, 1 साल तक कर दिया है। पहले 5 साल था कि इसके अधिनियम का आपने वॉयलेशन किया है तो 1 साल तक है ना आप सजा मिलेगी। फिर समन्वित जांच वगैरह, जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, राज्य सरकार यदि कुछ कार्यवाही वगैरह करनी चाहती है तो वो केंद्र सरकार की सहमति लेगी और तभी उस पर कार्यवाही कर सकती है। तो समन्वित जांच वगैरह है ना ये करनी है, उसी की केंद्र सरकार की सहायता से ही होगी, उसकी मंजूरी से ही होगी। फिर नवीनीकरण और न्यूनतम उपयोग, इसका मतलब है कि जो 10 लाख तक यदि एक एनजीओ है तो उसने 2 साल के अंदर उसको वापस पंजीकरण करवाना है, तो उसको ये दिखाना होगा कि पिछले 2 साल के अंदर मैंने 10 लाख रुपए नॉर्मल कॉज के अंदर खर्च किए हैं, मतलब सोशल कॉज के अंदर, जिस कॉज के लिए वो एनजीओ बना हुआ है उस कॉज के लिए मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, तब उसका पंजीकरण वापस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बता रखी हैं, ये आने वाली चीजें हैं, और वो पीछे हैं जो अभी प्रेजेंट है वो वाली। ठीक है, देखो हमारी ऐप है स्टडी विद डीजे,
यहाँ पे जाके आप बहुत सारे कोर्सेज हैं वो देख सकते हो। हमारा जो हिंदी आंसर राइटिंग है वो चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जीएस में, जिसमें जीएस 1 2 3 4 है और ऐसे हैं। इनकी आंसर राइटिंग धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं। आपको बहुत अच्छी आंसर राइटिंग यदि करनी है और धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें जो शुरुआत से यदि कर रहे हो या फिर मिड के अंदर भी कर रहे हो, या फिर आपको एक प्रो बनने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से मैं बिना देखे एक जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 7 से 8 मिनट का जितना टाइम पीरियड होता है उसके अंदर मैं कैसे लिख सकता हूँ बिना ये ज़्यादा एफर्ट के, ज़्यादा प्रयास के। थोड़ा सा एफर्ट देखो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि आप 3 4 महीने साथ में रह के आंसर राइटिंग करते हो तो एकदम ड्रास्टिक चेंज आने की ना आपके अंदर संभावना रहती है। फिर उसके बाद में आपका जिस साल प्री निकलता है उस साल आपको है ना मेंस के लिए घबराने की जरूरत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो देखो ये अगला आर्टिकल है, ये संसद प्रश्न आदित्य L1 मिशन है उसकी उपलब्धियों के बारे में है कि आदित्य L1 मिशन है तो उन्होंने क्या क्या काम उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में है। देखो एक तो है कोरोनल मास इजेक्शन, जैसे मतलब सूर्य है तो सूर्य क्या है, सौर प्लाज्मा वगैरह जिससे आप देखते हो कि गर्मी वगैरह छोड़ता है। तो आदित्य L1 है तो आपको पता है लैंग्रेज पॉइंट 1 है तो वहां पे उपस्थित है और वहां से जो सौर प्लाज्मा है उसकी जानकारी वगैरह है ना वो दर्ज करता है। ठीक है, फिर भूचुंबकीय तूफान, जो भूमि चुंबकीय तूफान है, सूर्य के जो भूमि से तूफान निकलता है तो वो क्या है उसको भी नापता है ये। तो तीव्र भूचुंबकीय तूफानों के दौरान प्रत्यक्ष अवलोकन वगैरह ये ना वैज्ञानिकों की जानकारी दे रहा है। फिर उसके बाद में आयरन फ्लोरेसेंस, मतलब सौर चक्र है, आपको बताया मैंने कि सौर चक्र क्या होता है, 11 साल के अंदर आता है। तो सौर चक्र 25 के चरम के दौरान 47 विशाल एक्स क्लास जो एक्सरेज होती हैं, तो एक्सरेज क्या है कि जो वहां पे सूर्य पे उपस्थित आयरन है तो उसके साथ में टकराने के बाद में एक बहुत ही अलग टाइप की लाइटिंग वगैरह प्रदान करती है, तो उससे क्या है ज्वालाएं वगैरह निकलती हैं। तो इनका व्यापक विश्लेषण है ना इसके द्वारा किया जा रहा है। तो आदित्य L1 क्या क्या कर रहा है देखो, कोरोनल मास इजेक्शन है, भूचुंबकीय तूफान है, लोह प्रदीप्तियां हैं, इन सब का अवलोकन कर रहा है। ठीक है, इनके डेटा वगैरह यदि मिलते हैं उनको पहले डेटा लेता है, फिर उसके बाद में उनको प्रोसेस करता है और जो धरती पर तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं यहाँ तक भेजता है। फिर अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज हैं उनका भी अवलोकन करता है, जो निकट अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनके लिए। फिर अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान, इससे क्या है कि अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान है ये लग जाएगा। अब इससे पहले भी हम थोड़ा सा देख चुके थे कि सोलर जो साइकिल है 11 साल की होती है। फिर उसके अंदर इस तरीके से जो ट्री वाला मैंने आपको बताया था, जो जियो मैग्नेटिज्म टाइप में एक ट्री की संरचना बनती है, और उससे क्या है कि जो आदित्य L1 है तो उसको एक जानकारियां वो अलग तरीके से उसने दी थी। तो ये अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान है, ये भी आदित्य L1 है ये हेल्प कर रहा है। तो ये 4 5 पॉइंट हैं, यदि आदित्य L1 की उपलब्धियों के बारे में कहीं भी पूछा जाता है तो आप ये चीजें लिख सकते हो। अब देखो चंद्रयान 3 की उपलब्धियां और इसी आर्टिकल के अंदर बता रखी हैं, तो वो और देख लेते हैं। देखो एक तो चेस्ट ई, चेस्ट ये तापीय प्रोब है, जैसे क्या है कि इसके अंदर जमीन के अंदर ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ मान लो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक की इसने खुदाई की है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो इसके बाद में ये बहुत ज्यादा जीरो टेम्परेचर है यहाँ पे, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ से 6 से 10 जो सेंटीमीटर है खुदाई की थी इसने चेस्ट ही ने। तो क्या है कि 10 सेंटीमीटर तक है ना ये प्रवेश कर सकता है, और 8 सेंटीमीटर से नीचे, सॉरी ये 8 है, तो 8 सेंटीमीटर से नीचे है तो वो क्या है कि 0 डिग्री टेम्परेचर ये दिखाता है, और उससे ऊपर है तो वो जो एक थर्मल लेयर टाइप में है इस तरीके से यहाँ पे काम करती है, इसका कहना कहना ये है। तो एक तो इन्होंने ये बात बताई है कि एक थर्मल लेयर टाइप में थर्मल कंबल की तरह है ना ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद में एक प्रज्ञान रोवर के अंदर है ना APXS है, ये एक साथ में जुड़ा हुआ था, लगा हुआ था। तो इसने क्या है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम की खोज की और वहां पे ये बताया कि चंद्र मैग्मा महासागर LMO है, तो चंद्र मैग्मा का महासागर है। देखो पहले एक थ्योरी चल रही थी कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जिस टाइम पे ये बहुत ज्यादा गर्म था, पहले बहुत ज्यादा गर्म था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो जो ऊपर है तो ऊपर तो हल्के जो पदार्थ हैं वो आ गए थे और नीचे हैं वो भारी पदार्थ चले गए थे। लेकिन क्या है कि मैग्नीशियम है वो भारी तत्व है, तो जैसे उल्कापिंड वगैरह आया है जो चंद्रमा के ऊपर, और उसके बाद में उस उल्कापिंड को हाथों हाथ उस टाइम पे ठंडा हो गया, यदि ऊपर आके ठहरा है तो मैग्नीशियम क्या है ऊपरी क्षेत्र के अंदर ही मिला है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चंद्र मैग्मा महासागर की जो एक पहले की परिकल्पना है तो उसकी है ना समर्थन कर रहा है ये। ठीक है, ये मैंने आपको चंद्र मैग्मा महासागर है कि मतलब पहले मैग्मा का महासागर था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ है, एक उल्कापिंड आके मैग्नीशियम का, और वो ऊपर आके है ना एक भारी धातु की तरह यहाँ पे लग गया था। तो एक है रंभा LP, ये विक्रम लैंडर है तो वहां पे लगा हुआ था इसके अंदर। तो ये क्या है निकट सतह प्लाज्मा माप किए जा रहे हैं कि देखो आपको पता है कि जैसे चंद्रमा है तो वहां पे भी सूर्य की किरणें हैं तो कुछ न कुछ हद तक जाती हैं, तो वहां पे भी प्लाज्मा रेज हैं वो जाती हैं, तो उनका मापन है ना इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि प्लाज्मा है तो ये गैर तापीय है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है,
फिर एक ILS है, इल्सा सिस्मोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे इल्सा एक सिस्मोमीटर लगा हुआ है। तो उसने कहा है कि लगभग जब से ये शक्ति केंद्र पे गया है, देखो शिव शक्ति केंद्र है, आपको पता है कि जहाँ पे लैंड किया था, तो उस जगह पे तो वहां पे लगभग 250 से ज्यादा है ना कंपन दर्ज किए गए हैं। मतलब भूकंप है तो चंद्रमा पे भी आते हैं, जैसे धरती पे आते हैं उसी तरीके से, तो वहां पे 250 से ज्यादा भूकंप है वो दर्ज किए गए हैं। तो देखो चेस्ट के बारे में बताया कि अंदर जाके 10 सेंटीमीटर तक देखा है इसने। फिर उसके बाद में APXS है, तो इसने क्या है मैग्नीशियम रिच बताया कि यहाँ पे मैग्नीशियम है। फिर रंभा LP है, तो इसने प्लाज्मा है तो उसका सर्च किया है कि वो वहां पे प्लाज्मा वगैरह के कण भी हैं। फिर इल्सा है तो इसने सिस्मोमीटर है, भूकंप का परीक्षण किया है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब देखो अगले आर्टिकल पर चलते हैं, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम। इसके अंदर क्या है कि अंतरिक्ष के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम इंडिया के चल रहे हैं उनको ऊपर से बता रखा है सारा। देखो चंद्रयान 3 है, भारत पहला देश बन गया है जो साउथ पोल पे पहुंचने वाला। फिर आदित्य L1 है, आदित्य L1 है तो इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। स्पार्डेक्स मिशन है, विश्व का चौथा बन गया है, जो मतलब स्पेस डॉकिंग के लिए, विमानों की डॉकिंग के लिए। फिर प्रक्षेपण का शतक, मतलब श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण केंद्र है तो वहां से क्या है 100 प्रक्षेपण यान हम भेज चुके हैं, तो इसके लिए हमने शतक लगा लिया। निसार है, नासा इसरो अपर्चर रडार है, तो इसके बारे में बता रखा है। फिर GSLV, तो इसके अंदर हमने सफलता प्राप्त की है। भारी उपग्रह है तो वो भी हमने भेजे हैं, जो US का एक उपग्रह था उसको भेजा है। और LVM है जो GSLV Mark 3 है, तो उसके द्वारा। तो देखो इसके अंदर लगभग ये बता रखा है कि 4 तरीके के हमारे जो स्पेस के लॉन्च रॉकेट हैं तो वो हैं। और देखो एक तो SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है। फिर एक PSLV है, देखो PSLV, GSLV Mark 3 या इसी को ही LVM 3 कह देते हैं। और एक SSLV स्मॉल सैटेलाइट के लिए। इस तरीके से 4 टाइप के प्रक्षेपण यान है, ये बता रखे हैं इन्होंने। देखो ये रिवीजन के लिए है, आपको मुझे पता है कि लगभग लोगों को पता है ये चीजें, लेकिन एक साथ के अंदर ये सारी चीजें दे रखी थी और गवर्नमेंट ने दे रखी है, इसलिए क्या है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज एक दो चीजें ये पॉइंट में मिल जाए तो अच्छा है। फिर देखो तीसरा प्रक्षेपण परिसर है, तो तीसरा प्रक्षेपण परिसर कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। यहाँ पे अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान है उनको किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। फिर कुलशेखरपट्टनम है ना, ये तमिलनाडु के अंदर, इसके बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं। ये SSLV है और निजी अंतरिक्ष यान है, स्टार्टअप है, जो जैसे अभी आपने बताया देखा था कि विक्रम 1 है, विक्रम S है, ये सारे। तो ये स्काई रूट वाला हो गया, तो SSLV और ये है ना, इसके लॉन्च के लिए कुलशेखरपट्टनम है यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर, वहां पे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है। और ये थोड़ा सा ये आपको पता है कि जैसे कोलंबो है तो वहां पे कुछ गिर ना जाए या फिर हमारा ईंधन वगैरह ये नहीं हो, तो इसीलिए कौन से कोस्ट पे रखा जाता है वो आपको पता है सारी चीजें। उसके अलावा देखो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, इसका इंडिया निर्माण कर चुका है। फिर वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग तकनीक है, इसके लिए भी हमने अभी प्रदर्शन किया था, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा है इसके बारे में। अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके बारे में भी हम कर रहे हैं, जो मीथेन इंजन से है ना आंशिक तौर पे पुनः प्रयोज्य, मतलब RLV, री लॉन्च व्हीकल। RLV के बारे में बात की थी, RLV TD करके होता है, तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है। तो ये निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है। तो अब देखो कि निजी क्षेत्र है, कहाँ पहुंच गए, हाँ, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करना, इन स्पेस है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। और ये 2033 तक हमारा टारगेट क्या है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का? 44 अरब बिलियन डॉलर तक पहुंचना। ठीक है। ये सारी चीजें आप पहले देख चुके हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको रिवीजन के तौर पे बता दिया है। ये इंग्लिश के अंदर है, और इंग्लिश के अंदर ही मैं लगभग बोलता हूँ, थोड़े थोड़े जो अच्छे वर्ड हैं, कीवर्ड है, वो मैं इंग्लिश के में बताता हूँ। इस पे साइंस टेक में तो आपको पता है कि हिंदी में कोई वर्ड होते ही नहीं है। अब देखो संग्रहालय और अभिलेखागार, डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूजियम एंड आर्काइव्स, इसके लिए एक ये आर्टिकल है। तो इसमें क्या है देखो, एक तो एक जतन सॉफ्टवेयर है, जो हमारे संग्रहालय वगैरह है, तो इनको क्या है कि एक सीडेक है, सीडेक आपको पता है पुणे के अंदर जिसने क्या बनाया था, हमारे सुपर कंप्यूटर है परम, है ना, परम 8000, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सीडेक नहीं बनाए थे, तो ये सीडेक है, तो ये क्या है कि एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, और संस्कृति मंत्रालय का है। जितने भी अभिलेखागार हैं, मान लो कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसके कुछ बर्तन वगैरह देखने हैं, घर पे बैठे मोबाइल पे देखने हैं, तो ये सारी चीजें है ना यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप ना देख सकते हो। तो ये अभिलेखागार टाइप में बन रहा है, तो ये जतन सॉफ्टवेयर है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर म्यूजियम ऑफ द इंडिया पोर्टल है, तो इसमें क्या है कि ये सारे म्यूजियम्स को इंडिया, मतलब इंडिया के जो म्यूजियम है, तो उनको कोई पोर्टल बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सारा कुछ डिजिटाइज करने के लिए ना ये सारी चीजें एक साथ में दे रखी हैं। अब देखो जैसे ये नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है इसके द्वारा। ज्ञान भारतम मिशन है, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। जैसे हमारी जो पांडुलिपियां थी, तो उनको डिजिटाइज करने के लिए ये
ज्ञान भारतम मिशन है। इसके आप प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे तो आप अपने भी कोई पांडुलिपि यदि आपके पास में पड़ी है तो उसको पढ़ने के अंदर हेल्प भी कर देते हैं ये। फिर अभिलेख पटल पोर्टल है, तो इसके अंदर क्या है कि मूल्यवान दस्तावेज और धरोहर है तो उनको दुनिया भर के लिए सुलभ बनाने के लिए उनको वहां पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो वो सेम ही चीजें हैं लगभग। आपको ना इनके बारे में थोड़ा सा वो आइडिया होना चाहिए, यदि अभिलेखागार या डिजिटाइजेशन के बारे में ऐसे कुछ आए तो आप ये 3-4 चीजें साथ में ले सकते हो। देखो फैक्ट है तो इनमें से सारी चीजें आपको याद नहीं रहनी है, दो तीन चीजें ना जतन है तो वो उसको प्री के लिए याद रखना है, बाकी चीजें आपको बातों से समझ में आ जाएंगे वरना जतन नहीं आएगा। अब ये सेम ही उसी तरीके का है कि मतलब हेरिटेज का संवर्धन के लिए कौन कौन सी स्कीम है। अब देखो, एक तो DESH योजना है, केंद्रीय बजट है 2026, इसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था, इसकी उप योजना है। ठीक है, और केंद्र सरकार की उप योजना है, ये प्रायोजित केंद्र प्रायोजित है सॉरी। तो ये इसमें क्या है कि उत्खनन स्थल है और विरासत परिसर है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड साइट एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्सेस योजना है ये। ठीक है, तो ये देश योजना है, तो इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एग्जीवेटेड साइट एंड हेरिटेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस योजना है। इसका प्रमुख काम क्या है कि 15 जो मूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं उनका संवर्धन और सतत विकास है। अब ये 15 मूर्त विरासत स्थल हैं, ये आप सर्च करोगे कि देश के अंदर कौन कौन से मूर्त विरासत स्थल हैं वो आ रहे हैं, और वहां पे कौन कौन से है ना, उनके थोड़े से अंदर जाके आप देखोगे। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, ये देश योजना है, इसी के लिए ही इसको यहां से आप नोट कर लेना। फिर उसके बाद में संग्रहालय अनुदान योजना है, फिर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत योजना है उनकी संवर्धन के लिए, फिर इन हेरिटेज इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है तो उनके संरक्षण के लिए भी अलग से योजना चल रही है। ये देखो कल्चरल हेरिटेज के लिए, जो डिजिटाइजेशन के लिए या फिर उनके कंजर्वेशन के लिए, ये बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इनका नाम नाम 2-4 का नाम आप लिख दोगे तो वो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने समझाना था वो समझा दिया मैंने आपको। फिर देखो सांस्कृतिक कार्यक्रमों उत्पादन का ये योजना है, ये सारी चीजें उन्हीं के लिए है। देखो ये गुरु शिष्य परंपरा संवर्धन ये योजना है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर कितने रुपए दिए जाएंगे, वो सारी चीजें हैं कि 10,000 वगैरह है और कितने शिष्यों को दिए जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं पहले भी। तो वो पुराने वाले नोट्स हैं उसी के अंदर है ये। और सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन योजना है कि इसके लिए क्या है कि जो रीजनल फोक वगैरह ये चलाना चाहते हैं, इन सब के बारे में, स्कीम के बारे में हम कर चुके हैं, बस ये नया था इसके अंदर। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। DRDO ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मारने वाला मिसाइल कुसा, तो मिसाइल कुसा के बारे में आप देखना है कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी डिफेंस सिस्टम होता है। आपको पता है कि उस तरीके से ये जैसे S-400 हो गया या फिर उस तरीके से ये हमारे काम करने वाली है। DRDO ने स्वदेशी तरीके से इसको विकसित किया है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगी ये, इसका नाम क्या है, कुशा। ठीक, बस इतना ही याद रखना है आपको। और ये क्या है कि लड़ाकू विमान हो गए, मिसाइल हो गए, मानव रहित जो UAV ड्रोन वगैरह ये हैं, तो उनसे या बड़े बड़े दुश्मनी विमान हैं, सबके हवाई खतरों से है ना सक्रियता पूर्ण तरीके से ये कर सकेगी, और एक बार में ये कई टारगेट को हिट कर सकती है। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, मैं खुद से बता रहा हूँ, अलग जगह है ये। ठीक है, तो स्वदेशी विकास है ये आपने देख ही लिया है। तो बस इतना ही है कि उड़ीसा के जो APJ अब्दुल कलाम है, जिसको व्हीलर द्वीप कहते थे पहले, तो वहां से इसको है ना लॉन्च किया गया है। बस ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, उन्हीं को ही देखना है, ज्यादा नहीं है। फिर देखो आपको याद हो रही होंगी साथ 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 में चीजें। अब देखो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई पर्यटन स्थल है तो वहां पे आप देखते हो कि कूड़ा वगैरह फेंक देते हो, तो उनके प्रबंधन के लिए अलग अलग स्कीम वगैरह चल रही है। तो सरकार ने भी एक नियम बनाए थे। कब बनाए थे, 2026 के अंदर है अभी, पहले भी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी 2026 के नियम है, तो इनके बारे में इसके अंदर आर्टिकल में बता रखा है। देखो सॉलिड वेस्ट को 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया। पहली बात तो कौन कौन से, एक तो गीला है, एक शुष्क है, एक स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट है, और विशेष देखभाल वाले। वेट, वेट मतलब आप समझते हो, ड्राई का मतलब आप समझ जाओगे, सैनिटरी मतलब जो पैड वगैरह या हो गए या डाइपर वगैरह हो गए, या स्पेशल केयर वाले। जो स्पेशल केयर का मतलब क्या हो गया, कुछ चोट वगैरह लग गई है, जो मेडिकल वाले फील्ड के हो गए, तो वो वाले हैं स्पेशल केयर वाले। ठीक है, जो इंजेक्शन वगैरह ये सारी चीजें, ये स्पेशल केयर वाले वेस्ट हो गए। तो 4 टाइप के इसको बांटा जाता है। अब क्या है कि इसके अंदर एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो कोई बड़ी होटल वगैरह है या फिर कोई रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, तो जैसे 5 स्टार होटल है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक बड़ी तरीके से वो वेस्ट जनरेट करते हैं। तो उनको क्या है कि जनरेटर है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको किस तरीके से वो निस्तारण करेंगे, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी। तो ये थोक अपशिष्ट उत्पादक तक उत्तरदायित्व है, ये इसके अंदर नियमों के अंदर बता रखा है। फिर उसके बाद में डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। अब क्या है कि एक पोर्टल बनाया है और सभी चरण, जैसे मतलब उन्होंने संग्रहण किया या नहीं किया, फिर उनका परिवहन किया या नहीं किया, किसका, सॉलिड वेस्ट का, फिर प्रसंस्करण किया है या नहीं किया, फिर निपटान किया या नहीं किया। ये 4 स्टेज होती हैं, ये 4 स्टेज होती हैं, और इन्हीं को ही ये ट्रैक किया जाता है, किसके द्वारा, डिजिटल निगरानी के द्वारा। जो ये थोक वाले हैं ये भी ये 4 स्टेप के थ्रू है ना, इनका सारा काम यही करते हैं। फिर देखो
पर्वतीय क्षेत्र और द्वीप हैं, वहां पे क्या है, ठोस अपशिष्ट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं कि आप अलग तरीके से उनको करो, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट है वो ज्यादा खराब होने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद में वित्तीय सहायता और स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन है तो देखो 90-10, 90-10 के अनुपात के अंदर इनकी निधियों का आवंटन किया जाता है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र वाले हो गए, नॉर्थ ईस्ट के हो गए, या फिर पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए। टाइम कितना हो गया है? और काफी टाइम हो गया। चलो आज थोड़ा जल्दी करते हैं फिर। अब ये लगभग चीजें मेन मेन जो मेंस वाले पॉइंट थे वो दो थे, वो हमने कर लिए अच्छे से। अब देखो कानूनी सुधार है, कानूनी सुधार ये भी मेंस के लिए है वैसे तो। अब देखो कानूनी सुधार है, आपको पता है कि कोर्ट के अंदर केसेस है वो बहुत सारा पेंडेंसी चली रहती है, तो उसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? देखो एक तो ई कोर्ट परियोजना है। जो ई कोर्ट है तो उनके पता है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए थोड़ा जल्दी निपटान करने के लिए होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा ये बता रखा है 5.64 करोड़ अभी टोटल सभी कोर्ट्स के अंदर, मतलब छोटे कोर्ट हो गए, जो सेशन कोर्ट हो गए, या फिर ना सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्टों के अंदर इतनी पेंडेंसी बाकी है। ये इस आर्टिकल के अंदर बता रखा है, इस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मिलेगा आपको। ठीक है, ये मैंने हटा दिया था क्योंकि बहुत बड़ी सारी टेबल थी, तो उसके द्वारा मैंने आपको अलग से नोट करना है उसको। फिर देखो ई कोड परियोजना है, ये हो गया। फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जैसे अभी मोदी जी ने भी कहा है फास्ट ट्रैक बनाएंगे, लेकिन अलग अलग जो केसेस हैं, जैसे मतलब आप देखते हो कि कोई रेप वगैरह के अंदर, या फिर ना और जो सेंसिटिव चीजें हैं उनके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत होती है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में बकाया समितियां, यदि कुछ राज्यों के अंदर जो जिला न्यायालय है या फिर छोटे न्यायालय हैं, तो उनके अंदर क्या है कि अलग अलग बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहती है, तो उनके लिए अलग अलग समितियां बनाई हुई हैं, उनके गठन किया जाएगा, फिर वो रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद में इनको निपटाएंगे। फिर वैधानिक और विधायी दायित्व संशोधन है। देखो बहुत सारे केसेस के पेंडेंसी को कम करने के लिए पराक्रम में लिखित संशोधन अधिनियम हो गया। वाणिज्य न्याय संशोधन, देखो इंग्लिश में भी आप साथ साथ में देखते रहना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल कोर्ट है, फिर स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट है, तो विशिष्ट राज्य संशोधन अधिनियम है। देखो इंग्लिश वाले थोड़ा आसानी से याद रहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी, और हिंदी वालों के लिए भी कह रहा हूं मैं ये। फिर नए आपराधिक कानून, जो BNS BNSS ये सारे हो गए, तो वो सब, तो ये सब हमने ये प्रयास किए हैं। पेंडेंसी को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में आप मेंस के अंदर लिख सकते हो, ये सारी चीजें एक साथ में। ठीक है। फिर ADR है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसके बारे में आपको पता है कि दो लोग यदि ऐसे मानते नहीं है तो उनको सुलह वगैरह करवाओ। पेंडेंसी तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलती रहती है, आपको पता है कि कोर्ट में केस कितने साल तक चले। एक दिशा 2.0 योजना है, तो दिशा 2.0 योजना है, इसके अंदर देखो टेलीलॉ योजना होगी, न्याय बंधु हो गया, जो निशुल्क न्याय वगैरह है ना वो दिलाते हैं, टेलीलॉ भी यही है। फिर ये घर बैठे न्याय दिलाते हैं, ये निशुल्क न्याय दिलाते हैं। फिर कानूनी साक्षरता देना, फिर न्याय सेतु जो AI चैटबॉट है, ये सब हो गए। तो इन सबको मर्ज करके एकीकृत तरीके से न्याय दिलाने के लिए दिशा 2.0 योजना है। ठीक है, ये सब मिला के है दिशा 2.0। तो ये योजना हो गई, इस तरीके से हमने देख लिया है। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये ग्लोबल एरोसोल डाइवर्सिटी है, उसके लिए है। दुनिया भर में जो एरोसोल है, एरोसोल आपको पता है कि जो धूल के कण होते हैं उनको एरोसोल कहते हैं, और उनकी डाइवर्सिटी है, तो उसको जाने बिना ऐसा कहा जा रहा है कि उनको आप जानोगे नहीं तब तक जलवायु परिवर्तन से लड़ने का जो काम है वो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा एक बता रखी है। देखो कौन कौन से जो एरोसोल हैं उनको माना जाता है, ये बता रखा है। हमारे साइंस टेक मिनिस्ट्री है, तो उसके अंदर ये प्रेस रिलीज आई है। देखो एक तो रेडियो एक्टिव फोर्सिंग और एटमॉस्फेरिक हीटिंग रेट पैदा होती है। देखो ऐसा है कि दक्षिण एशिया के अंदर ना बहुत सारे एरोसोल, एरोसोल मतलब धूल के कण, गैस वगैरह, जो छोटे छोटे कण होते हैं, और धूल ही नहीं, उसके अंदर गीले पदार्थ भी हो सकते हैं, सूखे पदार्थ भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो ये क्या है कि जो ऊपर से आने वाली जो सूर्य के किरण है, तो उनके विकिरण है, तो उनको अवशोषित कर लेती है, और फिर जो हमारा जो हीट बजट है तो उसको नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट भी करती है। ये एरोसोल होते हैं, ये अपने पास में कैप्चर कर लेंगे, इसको हीट को बाहर नहीं जाने देंगे। इससे क्या है कि हमारा जो वायुमंडल है, वो जो एटमॉस्फेयर है, वो ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, उसका गर्म ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या, देखो एक तो रेडिएटिव फोर्सिंग, जो हाँ पहली बात तो है दक्षिण एशिया के अंदर इसका प्रभाव है बहुत ज्यादा है, कि देखो एरोसोल होंगे तो उससे रेडियो एक्टिव फोर्सिंग, फोर्सिंग का मतलब यही मैं जो मैंने बताया कि ना उसको ज्यादा गर्म करने के लिए, प्रभावित करने के लिए एरोसोल है, तो वो ज्यादा अपने कैप्चर ज्यादा कर लेते हैं, उसको फोर्सिंग कहते हैं। फिर एटमॉस्फेयर हीटिंग रेट है, तो वो बढ़ जाएगी इससे। ठीक है। फिर एरोसोल है 7 प्रकार के होते हैं, ये 7 प्रकार आपको देखने हैं, इनको अच्छे से देख लेना, ये मैं अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इनको आप देख लेना, मैं हट रहा हूं पॉज करके। फिर देखो अब दक्षिण उत्तरी अफ्रीका है, यहाँ पे बता रखा है एरोसोल का प्रभुत्व कितना है। दक्षिणी एशिया के अंदर बता रखा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। फिर यूरोप और अमेरिका है, तो यहाँ पे बता रखा है। ये अलग अलग जगह का इन्होंने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। इंपॉर्टेंट क्या था वो मैंने आपको बता दिया है, वो 7 थे, उनके बारे में लिखना है आपको। अब अगला है बायो E3 नीति है, इसका कार्यान्वयन। बायो E3 मतलब क्या है, देखो 2024 है, इसके अंदर देश के अंदर उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण, इसके लिए इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट,
तो E3 का मतलब क्या हो गया, ये तीन चीजें। तो इनकी नीति का है वो कार्यान्वयन किया जा रहा है, तो इसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि बायो E3 है तो इसके लिए हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो देखो मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है जैव आधारित उत्पादों के विकास के लिए, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो बायो है तो बायो टेक्नोलॉजी का है ना, इन तीन चीजों के अंदर किस तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है इनको सही करने के लिए, मतलब एनवायरमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया और इकोनॉमी हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो ये 6 प्रमुख विषयगत क्षेत्र इसके अंदर बता रखे हैं। देखो जैव आधारित रसायन वगैरह बनाए जाते हैं, आपको पता है कि जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं तो उसके द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, प्लास्टिक वाले हो गए, या फिर आप प्रिसीजन फार्मिंग हो गया, या फिर आप देखते हो कि जो मेडिसिन है तो उसको भी है ना, जो अंदर तक एक डॉक्टर है तो वो ऐसे कहता है कि आपको सिर्फ इतना ही देना है, डोज वगैरह है ना वो उसकी हर एक आदमी के लिए वो अलग अलग बना के देंगे, और 100% है ना उसको मतलब टारगेट करता है कि जिस जो ऑर्गन है वहां तक है ना उसको पहुंचाने का काम करता है। तो स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ हो गए, प्रिसीजन बायोथेरापिटिस्ट हो गए, उसका मतलब यही है कि जो शरीर के अंदर पहुंच के जो मेडिसिन है वो दी जाती हैं, तो उसके लिए है ये वर्ड। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो गया, फिर कार्बन कैप्चर वगैरह हो गया, कार्बन कैप्चर के लिए भी है ना माइक्रोब्स वगैरह हैं, इनको यूज में लिया जा सकता है, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो जैव पॉलीमर टाइप में होता है तो उनको यूज में लिया जा सकता है। फिर भविष्यवादी जो समुद्र जैसे ऑयल स्पिल वगैरह वगैरह हो गया, तो इसके लिए आपको पता है कि है ना ऑयल जेपर, ऑयल जेपर, और भी दो तीन वर्ड है ना, वो आपको पता है। तो ये इन सब का यूज में लिया जा सकता है। फिर बायो इनेबलर्स वगैरह हो गए, ये मूलांकुर वगैरह, देखो इंडिया के अंदर बायो ई हब टाइप में ना इस तरीके से बनाए जा रहे हैं जहां पे सारी चीजें एक साथ के अंदर मिल सकें, इसके लिए बायो इनेबलर्स हैं, बायो इनेबलर्स हैं, ठीक है, इनको यूज में लिया जा रहा है। और बाद में बायो E3 स्ट्रेन रिसोर्स सेंटर, ये सेंटर ही हैं, ये भी सेंटर ही हैं, इनकी स्थापना की जा रही है। देखो स्वदेशी सूक्ष्म जीवी स्ट्रेनों तक है ना पहुंच प्रदान करने के लिए, जैसे मान लो कोई स्टार्टअप है या फिर कोई जैसे मान लो मेरे को है ना एक कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, और मुझे मुझे प्लास्टिक वगैरह बनाना है, और एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक बनाना है जो माइक्रोब्स के द्वारा ही बनाया जा सकता है, जो जैव सूक्ष्म कण है उनके द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो मैं क्या है कि यहाँ पे जाऊंगा और इस सेंटर के ऊपर जाऊंगा और मेरे को वही माइक्रोब्स देंगे जो जैव सूक्ष्म कण है, तो वो देंगे, और उनके द्वारा मैं इसको है ना प्लास्टिक को बना सकूंगा। तो वो मुझे इतना प्रोवाइड करवा देंगे। एक मान लो कि एक बैंक है ये, ठीक है, और बैंक से आप है ना उधार ले सकते हो। फिर केंद्र राज्य साझेदारी है, इसरो के साथ में सहयोग है, ये कोई काम का नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया है। मतलब इसके अंदर क्या है, देखो मूलांकुर बायो एआई हब है ना, इसके अंदर जो बायो है और उसके साथ में एआई है, इन दोनों चीजों को मिला के आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी है और एआई है, इन दोनों को मिला के किस तरीके से हेल्प हो सकती है, तो उसके लिए है ये। अब देखो अगला आर्टिकल है ये ब्रिक्स के लिए है, ब्रिक्स की अध्यक्षता है तो इंडिया के पास में इस बार, और इसका जो हेल्थ वाली जो मीटिंग है वो चंडीगढ़ के अंदर हो रही है। उसके अलावा इसके अंदर ज्यादा कोई काम का नहीं है, छोटी छोटी जो नॉर्मल चीजें हैं वो बता रखी हैं, ये काम का नहीं है, मैंने इसके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी नहीं किया इसको। देखो अगला आर्टिकल है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस है, तो ये क्या है कि कोची के अंदर ये हो रहा है, और ये बहुराष्ट्रीय है, नौसैनिक अभ्यास है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर कोची के अंदर इसका समापन किया गया है। फिर उसके बाद में ये बहुराष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसके अंदर 27 देश शामिल हैं, देशों के नाम हमें याद नहीं रखने हैं। उसके बाद में अभ्यास के प्रमुख विषय वगैरह क्या है, ये हमारे काम के नहीं है कि मतलब हाँ देखो देख सकते हो, जागरूकता इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ देखना है। सूचना साझाकरण की ना किस तरीके से बहुत सारे देश हैं तो सूचनाओं का साझा करेंगे। समुद्री कानून है उसको, उसके लिए मादक पदार्थों के विरोधी के लिए, असम्मित खतरे के लिए, मैरीटाइम अनक्रूड सिस्टम के लिए कि मानव रहित किस तरीके से समुद्र के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यूज में आ सकती हैं, तो उसके लिए है ये, ठीक है। अब है ना बहुत सारे लंबे लंबे मतलब जहाज हैं तो लंबे लंबे टूर वगैरह करते हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगे। ऑपरेशन सी ट्रेनिंग है, तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में ना इनके अंदर की थीम रखी गई थी, ठीक है। आपको ये वाला पता होगा। अब देखो इसके अंदर सहयोगी संस्थाएं वगैरह दे रखी हैं, मतलब इंडिया की तो है और इंटरनेशनल संस्थाएं भी है, यूएन की हो गई, आईएमओ हो गया, ये दो इंटरनेशनल संस्थाएं होगी। तो आईएफसी आईओआर इसका सेंटर कहाँ है, गुरुग्राम, है ना, ये आपको पता है। अब देखो प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दे दी है। आपको पता है कि अभी 2024 के अंदर एक नियम भी आया था, 2024 के अंदर एक अधिनियम आया था, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसमें क्या था कि शायद 10 साल तक 10 साल तक जेल होती है, और जो एक आदमी करता है तो उसको 3 से 5 तक होती है शायद, है ना, और यदि संगठित तौर पे करते हैं 10 साल तक है, और फिर उसके बाद में 5 से 10 है इसमें, और इसमें 10 लाख तक इसको जुर्माना देना पड़ता है, और इसमें 1 करोड़ तक। ये छोटा सा आपको याद रखना है, उसका
एक्ट का नाम क्या था? हाँ, तो ये इस तरीके से 2024 में एक्ट आया था। अब क्या है कि इसको फास्ट ट्रैक अदालतों के टाइप में बदल दिया जाएगा। अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन वो जो जैसे जैसे चीजें होती हैं वो हम देखते रहेंगे। ठीक है। अब ये छोटी छोटी न्यूज है। देखो, स्वतंत्रता सेनानी है थिरु सुब्रमण्यम शिवाय, इनके बारे में है। तो इनके बारे में देखो, थोड़ी बहुत याद रखनी है चीजें आपको। चिदम्बरम पिल्लई हैं, इनके साथ में इन्होंने काम किया था। ठीक है। और ये तूतीकोरिन साउथ के हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तूतीकोरिन है, इसके अंदर इन्होंने कोरल मिल के जो मजदूर हैं, इन्होंने देखो इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो इनके साथ में इन्होंने मिलकर काम किया था, और इनको जो जेल के अंदर डाला गया था, कुछ रोग होने के बावजूद भी है ना, ये पैरों पे पट्टियां वगैरह बांध के घर घर जाया करते थे। बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे है ना बहुत ज्यादा इन्होंने हेल्प की थी। तो ज्ञान भानु है, एक प्रपंच मित्र है। इस तरीके से ये दो पत्रिकाओं के नाम है, रामानुज विजयम और माधव विजयम, ये पुस्तकों के नाम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है कि मान लो यूपीएससी है जो हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगी है, और इनका नाम दे दिया जाए, तो आप है ना बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाओ कि कौन है, क्या दे दिया। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, उसके लिए मैंने दिया है इसको। ठीक है। अब देखो, 8वीं अनुसूची है, इसके अंदर गौर बोली को शामिल करने के लिए बारे में बात चल रही है। तो गौर बोली है, तो ये देखो, जो बंजारा लोग हैं उनकी बोली होती है ये। तो इनको 8वीं अनुसूची के अंदर है ना, भारत सरकार कह रही है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उनका हम मतलब संरक्षण के लिए अलग अलग काम कर भी रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे मतलब भाषा संवाद वगैरह हो गया, या फिर भाषाओं के संरक्षण के लिए भाषिणी ऐप वगैरह, उसको उसके अंदर बहुत सारी भाषाओं के अंदर ट्रांसलेशन करना हो गया। तो ये गौर बोली है, तो ये बंजाराओं की है, बंजारा लोग हैं उनकी है। और बंजारा आपको पता है कि राजस्थान में हो गए, गुजरात में हो गए, महाराष्ट्र के अंदर हो गए, यहाँ पे ये होते हैं, और गौरबोली उनकी है। तो सरकार ने कहा है कि देखो, इससे पहले पहावा और सीताकांत महापात्र समितियां, ये क्या है, भाषा के लिए ही बनी थी कि 8वीं अनुसूची के अंदर किन किन भाषाओं को डाला जाए। तो उसमें ये पहावा और सीताकांत महापात्रा कमेटी है, तो ये थी, ये बनी थी। लेकिन उसके बाद में भी कुछ निकला नहीं है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, भाषा विकास बोर्ड का गठन किया है एक, तो कि अलग अलग जो भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची के अलावा भी छोटी छोटी भाषाएं हैं, उनके लिए भाषा विकास बोर्ड कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद में दो श्रेणियों के अंदर है ना भाषाओं को सम्मान दे रहे हैं। एक तो जो 8वीं अनुसूची के अंदर आती है, या फिर सॉरी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो उनके लिए हो गया। और फिर जो दूसरी भाषाएं हैं जिनको मान्यता वगैरह नहीं मिली हुई है, तो उन भाषाओं के अंदर भी हम ना सम्मान देते हैं। तो ये भारत सरकार थोड़ा बहुत कह रही है। तो गौर बोली के बारे में थोड़ा सा आपको बस आइडिया रहना चाहिए। ठीक है। आज एक ही क्वेश्चन दिया है मैंने, ये एक क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करना। ठीक है, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। बायो E3 है, इसके बारे में मेंस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब सीधा अपन मंडे को ही मिलेंगे, मंडे को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।